एगन वैल्यूज़ एंड एगन फंक्शंस। वेव फंक्शंस की डोमेन में एगन वैल्यूज़ और एगन फंक्शन बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स और जो क्वांटम मैकेनिक्स हैं उन दोनों के जो वेव फंक्शन है उन दोनों में किस तरह का कनेक्शन होता है। द कंसेप्ट ऑफ वेव फंक्शन द क्लासिकल मैकेनिक्स विच इज इन द स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग हैज़ एनालॉगस इन द क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब कि दोनों क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शन है वो तकरीबन एक दूसरे के एनालॉगस होता है। where the wave function describes the probability of amplitude of a particle's position or momentum। तो चाहे वो क्वांटम मैकेनिक्स हो या मेनली हम देखते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हमारे पास वेव फंक्शन है वो पार्टिकल्स की जो एम्पलीट्यूड की प्रोबेबिलिटी है उसको वो बयान करता है, और एम्पलीट्यूड से मिला दिया है कि उसका मोमेंटम भी बयान करेगा और उसके पोजीशन को भी बयान कर सकता है। वो दोनों केसेस में द वेव फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या कि जहाँ से हमारा सिस्टम बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बाउंड्री कंडीशन की मुराद फिक्स्ड एंड फॉर द स्ट्रिंग्स। जैसे कि अगर हमारे पास स्टैंडिंग वेव है तो उसके जो दो एंड होंगे वो हमारे पास फिक्स्ड एंड, हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन है इन्फिनिटी फॉर क्वांटम सिस्टम। तो और क्वांटम सिस्टम में जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है वो इन्फिनिटी के ऊपर होती है। और जो हमारा वेव फंक्शन है मस्ट बी कॉन्टिन्यूस फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड। मतलब कि वो डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए, अगर उसकी वैल्यू चेंज होती है तो वो कंटिन्यूसली चेंज हो, वो फाइनाइट भी हो, और वो सिंगल वैलिड हो। मतलब कि एक वेव फंक्शन की एक ही आंसर होगा, इसका एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। इन केस ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट्स अलोंग द स्ट्रिंग्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ वेव फंक्शन। सिंपल फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई वेव है, ठीक है, तो इस वेव के डिफरेंट पॉइंट के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट वगैरह होगा सेंटर वगैरह से, हम उनको वेव फंक्शन से डिस्क्राइब कर सकते हैं, which is denoted as is fx, function of x। The displacement function represents the amplitude of a wave at each point। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड को बयान करेगा इन स्पेस एट ए गिवन टाइम, किसी एक खास टाइम के ऊपर। वेव फंक्शन के लिए हमारे पास कंडीशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट एट द एंड्स। तो अगर क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेच स्ट्रिंग है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाली, तो वो दोनों एंड से दरमियान वाले पॉइंट पर फिक्स होती है। इट मीन्स के डिफरेंट एंड्स के ऊपर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होता है और वो सेंटर के ऊपर एग्जिस्ट करती है। सिंस द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स द वेव फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई एज एफ ऑफ एक्स विच इज एफ एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ एल, ठीक है, वेर एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ जीरो के ऊपर और लेंथ हमारी एल के ऊपर जो हमारा वेव फंक्शन है वो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ज़ीरो होता है। दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन ये है कि उसकी वैल्यू फाइनाइट होगी और वो सिंगल वैलिड होगी। द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी फाइनाइट एट एवरी पॉइंट एंड मस्ट हैव अ डेफिनेट वैल्यू एट एनी पॉइंट टाइम। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि इस टाइम के ऊपर और इस पोजीशन के ऊपर हम वेव फंक्शन को फाइंड करना चाहें तो इसकी एक ही वैल्यू होगी, ठीक है, तो वो एक सिंगल वैलिड होता है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइनाइट होता है, मतलब वो इनफाइनाइट नहीं होता, इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक में वेव फंक्शन की कंडीशन है। वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स आर इन द श्रोडिंगर इक्वेशन। तो अब हम यहाँ पर एक ओवरव्यू लेंगे वेव फंक्शन का क्वांटम मैकेनिक्स में, जो कि बेस करता है अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन। The Schrodinger wave equation is a second degree differential equation given as this one, जो कि तीनों एक्सिस पर मौजूद होती है। यहाँ पर ये साई का निशान हमारे पास वेव फंक्शन है बेसिकली, ई हमारे पास एनर्जी होगी और वी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, और ये सिंपल हमारे पास एक श्रोडिंगर की इक्वेशन है। श्रोडिंगर इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो इट मे हैव सेवरल सॉल्यूशंस। तो इसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। सम ऑफ दीज आर इमेजिनरी एंड आर नॉट वैलिड, तो हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी टर्म इज नोन द टोटल एनर्जी ई एंड द कोरिस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन कैन बी वैल्यूड। तो अगर तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो कि वी की फॉर्म में शो किया हुआ है, अगर तो ये हमें मालूम है तो हम टोटल एनर्जी,
ठीक है, और जो उसके कोरिस्पॉन्डिंग वेव इक्वेशन है उसको डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं। द वेव फंक्शन इज ऑलवेज फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड एंड कॉन्टिन्यूस। तो वहाँ से जो हम वेव फंक्शन साई को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा फाइनाइट होगी, वो सिंगल वैलिड होगी, मतलब कि एक से ज़्यादा उसकी जो डेफिनेट वैल्यू है वो नहीं हो सकती, और वो कॉन्टिन्यूस वैल्यू होगी इसकी, वो डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होती। इट इज़ जीरो एट इनफाइनाइट डिस्टेंसेस। तो हमारे जो जहाँ से हमारा फंक्शन शुरू होता है और जो हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस है, दोनों के ऊपर इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हमारी स्ट्रेच स्ट्रिंग में होता है। Solution that meet this requirement are only possible if E is given certain characteristic value called eigenvalues। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन उस वक्त पॉसिबल है कि जब ए की कोई करेक्टरिस्टिक वैल्यू हो, हम उस वैल्यू को नाम देते हैं ईगन वैल्यू का। मतलब ईगन वैल्यू वो है जो कि इन तमाम कंडीशंस को पूरा करेगी। Corresponding to these E are the eigenvalues, we have the several characteristic values of wave function। तो E के कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास वेव फंक्शन की, ठीक है, कोई वैल्यू होगी, तो उस वेव फंक्शन की वैल्यू को हम नाम देते हैं ईगन फंक्शन का। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास ये हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन है। श्रोडिंगर इक्वेशन उसी वक्त इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी जब उसके पास ईगन वैल्यूज होंगी एनर्जी की, और एनर्जी की ईगन वैल्यूज के ऊपर जो हमारे पास वेव फंक्शन की वैल्यू होगी वो सिंपल हमारे पास ईगन फंक्शन कहलाएगा। As the eigenvalues correspond very nearly to the energy values corresponding associated with the different Bohr orbit, the Bohr model may be considered as the direct consequence of wave mechanical approach। एनर्जी की ये वैल्यूज जो हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं वो मैच करती हैं अमोली जो बोहर के एटॉमिक ऑर्बिट्स हैं। तो अगर वो वैल्यूज पर मैच करती हैं तो हम कहते हैं कि जो बोहर का मॉडल है वो कॉन्सिक्वेंस है वेव मैकेनिकल अप्रोच का, किसी की बेस के ऊपर हम उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। वेव फंक्शन प्रॉपर्टीज इन क्वांटम मैकेनिक्स। इन केस ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, द eigen functions of the Schrodinger equation will be those which must satisfy the following conditions। Number 1, psi must be single valued। ये psi हमारे पास क्या है, eigen function है। and finite, वो उसकी एक सिंगल वैल्यू होगी और वो फाइनाइट होगा। दैट इज फॉर ईच वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड, तीनों एक्सिस में देर इज ओनली वन डेफिनेट वैल्यू फॉर द वेव फंक्शन। तो तीनों एक्सिस में जो वेव फंक्शन की एक डेफिनेट वैल्यू होगी किसी एक खास पॉइंट के ऊपर। सेकेंड कंडीशन ये है, द वेव फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, वो डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू एक रेगुलर पैटर्न में चेंज होती है। दैट इज देयर मस्ट नॉट एग्जिस्ट एनी सडन चेंज इन वेव फंक्शन एज इट इज़ वेरिएबल्स आर चेंज। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, तो हम देखते हैं इसके कि जो इसका एम्पलीट्यूड है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। तो जो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे गिवन होता है वो बेसिकली वेव फंक्शन के जरिए गिवन होता है। तो ये जो एम्पलीट्यूड होगा यहाँ पर, तो वो हमेशा एक सिंगल वैलिड होगा, उसकी किसी खास टाइम के ऊपर एक फाइनाइट वैल्यू होगी। और हम देखते हैं कि ये जो सारे का सारा फंक्शन है या जो वेव है ये कंटिन्यूसली चेंज करते हैं, तो इसका जो वेव फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस ही होगा और इसमें कोई सडन चेंज नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर हमने स्ट्रिंग में दिखाया गया। वेव फंक्शन मस्ट बी बिकम्स इन्फिनिटी जीरो एट इन्फिनिटी। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है या जो इसका एंड पॉइंट है जो कि बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स में इन्फिनिटी का होता है, तो वेव फंक्शन इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा जीरो होगा। तो ये बेसिकली वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, जिसको हमने थोड़ा सा समझा स्ट्रेच स्ट्रिंग की मदद से। eigen functions and eigen values in quantum mechanics। In the context of quantum mechanics, eigen values and eigen functions play a crucial role in the solution to the Schrodinger equation। The Schrodinger equation is a fundamental equation that describes how the quantum state of a physical system evolves over time। तो बेसिकली हम देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी सिस्टम को या किसी क्वांटम स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक श्रोडिंगर इक्वेशन होती है। उस श्रोडिंगर इक्वेशन के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब वो उनमें से कुछ सॉल्यूशन हमारे पास इमेजिनरी होंगे। अब श्रोडिंगर इक्वेशन के प्रॉपर सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो उसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए वेव फंक्शन की, वो सिंगल वैलिड हो और वो कॉन्टिन्यूस हो।
अब उन वैल्यूज़ के ऊपर जो वैल्यूज़ पूरा उतरेंगे, हम बेसिकली उनको इगन वैल्यूज़ का नाम देते हैं, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो फंक्शन होगा वो इगन फंक्शन होगा। ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन ये बताती है कि हमारा जो क्वांटम स्टेट ऑफ ए फिजिकल सिस्टम है वो किस तरह एक टाइम के ऊपर इवाल्व होता है। श्रोडिंगर इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर साई हमारे पास वेव फंक्शन है, एच हैट इज़ द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर विच रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक, ऑपरेटर हमारे पास एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो कि हम किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं उसको सॉल्व वगैरह करने के लिए, और यहाँ पर जो एच हैट ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जो कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को शो करता है। साई हमारे पास वेव फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड आर। एच हमारे पास रेड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, आई इज द इमेजिनरी यूनिट एंड आर रिप्रेजेंट्स द स्पेशल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, हमारे पास जो भी कोई फिजिकल सिस्टम है उसके 3 डायमेंशन में जो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, वो आर से शो होते हैं। और टी इज दैट टाइम। The solution to the Schrodinger equation are obtained by finding the eigenvalues and eigenfunctions of the Hamiltonian operator। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो कि हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर स्टडी किया, ठीक है, उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इगन वैल्यूज और इगन फंक्शन को फाइंड करते हैं। द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज, तो अगर हम इसको सिंपल बयान करें श्रोडिंगर इक्वेशन को टाइम डिपेंडेंट को, तो हमारे पास एक ये वाला हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मल्टीप्लाई बाई हमारे पास वेव फंक्शन है, और यहाँ पर ई मल्टीप्लाई में हमारे पास वेव फंक्शन है। यहाँ पर ई किससे कोरिस्पॉन्ड करता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से, और ई यहाँ पर क्या है, टोटल एनर्जी। इट मीन्स कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो टोटल एनर्जी को शो करता है। हेयर साई आर इज द इगन फंक्शन। ठीक है, तो साई आर यहाँ पर इगन फंक्शन है एसोसिएटेड विद द इगन वैल्यू। तो अगर हम इस दूसरे इक्वेशन को देखें तो दूसरा पार्ट यहाँ पर इगन फंक्शन है, और जो ई है ये हमारे पास इगन वैल्यू है रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी ऑफ द क्वांटम स्टेट, जो कि क्वांटम स्टेट की एनर्जी को जाहिर करता है। द इगन फंक्शन आर द वेव फंक्शन रिप्रेजेंट द क्वांटम स्टेट कोरिस्पॉन्डिंग टू द स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स विच आर द इगन वैल्यूज। द सॉल्यूशन आर क्रूशियल फॉर डिस्क्राइबिंग बाउंड स्टेट्स such as electron in atoms where only certain discrete energy levels are allowed। तो बेसिकली हम देखते हैं कि इस श्रोडिंगर इक्वेशन का मल्टीपल सोल्यूशन में से वो सोल्यूशन जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के जो कंडीशन है उसको पूरा करता है कि वो इस इक्वेशन के जो सोल्यूशन है वो उसकी वैल्यू फाइनाइट हो, वो कंटिन्यूस हो, ठीक है, और वो सिंगल वैल्यू हो। तो उन कंडीशन को पूरा सिर्फ करते हैं एनर्जी की ऐसी वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू, और उस एनर्जी की वैल्यू को हम नाम देते हैं इगन वैल्यू का। और इसके बाद जो हमारे पास फंक्शन आएगा हम उसको कहेंगे कि इगन फंक्शन है वो। ठीक है, तो चूँकि किसी एक ख़ास फंक्शन के लिए या किसी एक ख़ास हमारे पास इगन वैल्यू के लिए कोई ख़ास फंक्शन होता है, इट मीन्स कि वो क्वांटाइज्ड है। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में कुछ स्टेट्स में बाउंड होते हैं कि वो पहले शेल में होगा, दूसरे शेल में होगा, या उसका कौन सा एनर्जी लेवल होगा, वो क्वांटाइज्ड होता है। तो वो बेस करता है हमारी श्रोडिंगर की क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर उसका सिंगल वैल्यू सोल्यूशन होता है, उसके मल्टीपल सोल्यूशन नहीं हो सकते। इसी वजह से वो एक क्वांटाइज्ड लेवल के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है।